हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई-लिखाई चल रही होगी। जो अनेक प्रकार की भिन्न-भिन्न परीक्षाएँ तैयारी कर रहे हैं, तो गुप्त काल से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को व्याख्यात्मक प्रश्नों के साथ मैं आप सबके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को शेयर और लाइक भी करें। तो समय बहुत कम लेते हुए आप सबके सामने ये प्यारा सा वीडियो गुप्त काल का बस ही कुछ देर के बाद आपके सामने होगा। अनेक प्रकार की परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीएससी, आर्मी तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं गुप्त वंश का इतिहास। तो गुप्त वंश का जो इतिहास है, इसकी नींव को रखने वाले कौन थे? गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक श्रीगुप्त था और इन्होंने ही 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी और मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। मौर्य के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल की जानकारी का स्रोत क्या है? सबसे पहले इसको जानते हैं। गुप्त वंश की जानकारी का जो स्रोत है वह वायु पुराण है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है और गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी, जिसमें राजकीय भाषाओं में ये संस्कृत थी और माना जाता है कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी इसी काल में हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपसे दशमलव गणित का जो दशमलव सिस्टम है, वह दशमलव प्रणाली की शुरुआत पूछा जाए तो वह गुप्त काल को ही जाता है। गुप्त काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और यह भी माना जाता है कि बाल विवाह की जो प्रथा थी, वह संभवतः इसी काल में प्रारंभ की गई थी। गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा को आप जानते हैं, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे। इस प्रश्न को याद रखें कि सबसे अधिक जो गुप्त काल में सिक्के बने थे वो सोने के सिक्के बने थे, क्योंकि ये काल ही स्वर्ण काल है। पंचतंत्र की रचना इसी काल में हुई। गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना हुई और गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा, जिन्हें दिनार कहा गया, उसको बनाया गया। गुप्त काल में ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी। गुप्त जो साम्राज्य थे, वे ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे। उनको जो जमीन दी जाती थी कृषि योग्य, जिस पर खेती की जाती थी, वह कर से मुक्त होता था, जबकि अन्य लोगों को उसकी उपज का 1/6 भाग अर्थात छठा भाग भूमि राजस्व के रूप में देना पड़ता था। गुप्त राजवंश अपने साम्राज्यवाद के कारण प्रसिद्ध था। महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट, ये महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट और वाराहमिहिर, इनका संबंध इसी काल में माना जाता है। वाराहमिहिर ने ही खगोल विज्ञान के भारतीय महा जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। इसके बाद पंच सिद्धांतिका, ये वाराहमिहिर की रचना थी। पंच सिद्धांतिका इसी गुप्त काल में इसकी रचना की गई थी। इसके बाद आयुर्विज्ञान संबंधी रचना करने वाले रचनाकार सुश्रुत का संबंध भी इसी काल से है। अब प्रश्न उठता है, गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ? तो गुप्त वंश का उदय श्रीगुप्त से माना जाता है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था और इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना किया था। तो गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शासक श्रीगुप्त था।
क्योंकि जो पूना से प्राप्त ताम्रपत्र हैं इसमें इसे अर्थात श्रीगुप्त को आदिराज नाम से संबोधित किया गया है। यह पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त का नाम उल्लेखनीय है। उसके बाद घटोत्कच गुप्त का नाम आता है। श्रीगुप्त के बाद उसका लड़का घटोत्कच गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ और जो कुछ अभिलेख हैं उन अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया था। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच गुप्त का पुत्र था, जिसे घटोत्कच गुप्त के बाद सत्ता की बागडोर संभाली। चंद्रगुप्त को महाराजाधिराज चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। महाराजाधिराज एक उपाधि थी उस समय गुप्त काल की, जो किसे प्राप्त हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम को इस उपाधि को मिला था। संभवतः यह उपाधि उसके महान कार्यों के कारण उसे दी गई। उसके कार्य इतने अच्छे थे कि उसी के कारण उसे महाराजाधिराज के उपाधि से विभूषित किया गया था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का चलन भी इसी के काल में हुआ था। उसके बाद समुद्रगुप्त का नाम आता है। चंद्रगुप्त के बाद लगभग 350 ईसा पूर्व के आसपास उसका लड़का समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठता है। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। यह इलाहाबाद के शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त एक महान कवि और संगीतकार था। यह संगीत का प्रेमी था और महान कवि भी था। समुद्रगुप्त को उसकी राज्य प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन इसे इसलिए कहा जाता है कि उसकी जो राज्य की प्रसार नीति थी वह बहुत अच्छा था। उसके बाद नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था, जिसे विक्रमादित्य और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। इसे शक विजेता के नाम से पुकारा जाता था। लगभग इन्होंने 40 वर्षों तक भारत के इतिहास को कला और साहित्य से बहुत ही उच्च उत्कृष्ट किस्म का स्वर्णिम युग कहा जाता है। साथ ही भारत के इतिहास में गुप्त काल स्वर्ण काल माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का विशाल साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर तलहटी इलाकों से दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे तक गुजरात तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। यह प्रश्न याद करने योग्य है। इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी उज्जैनी था। 2 राजधानी उन्होंने बनाया था। पहली राजधानी पटना पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का ये दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था, जिसे दरबार में नवरत्नों में प्रमुख था, जिसमें प्रसिद्ध डॉक्टर भी थे, चिकित्सक धन्वंतरि गुप्त काल में ही थे, जिन्हें आयुर्वेद के वैद्य या चिकित्सा भगवान लोग मानते थे। इसके अलावा अन्य 7 रत्न भी थे, जैसे अमर सिंह, शंख, छपणक ये ज्योतिष था, बेताल भट्ट, वाराह मिहिर, घटकरपर और वरुच। इसके अलावा चीनी यात्री गुप्त काल में ही आया था, फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था फाहियान। फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो उत्तर होगा इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान चीनी यात्री भारत आया था। और जब इसने भारत में प्रवेश किया उसी समय चांदी के सिक्के शुरू करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसी के समय जिन्हें रूपक या रप्यक कहा जाता था, चांदी के जो सिक्के शुरू किया गया था गुप्त काल में, तो चांदी के सिक्का जो होता था उसको रप्यक या रूपक कहा जाता था। दिल्ली में स्थित जो मेहरौली है, मेहरौली का जो स्तंभ लेख है, राजचंद्र के लौह स्तंभ को
चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। उसके बाद नाम आता है कुमारगुप्त प्रथम का। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद, जब चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका लड़का कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ बैठा। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी महेंद्रादित्य ने भी की। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की ही भांति राज्य को बहुत ही अच्छी व्यवस्था और बहुत ही अच्छा शासन दिया और अपने पिता के दिए हुए साम्राज्य को जैसे ही ज्यों का त्यों बनाए रखा उसका लड़का। उसके बाद स्कंदगुप्त का नाम आता है। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद उसका लड़का या उसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसे काफी लोग हितकारी सम्राट कहते थे। उसे क्रमादित्य और विक्रमादित्य आदि उपाधियां प्राप्त की थी। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण से भी देश को बचाया था। उसी समय हुणों का आक्रमण भारत में, स्कंदगुप्त के बाद कोई भी गुप्त वंश का राजा अपना प्रभुत्व इतना अधिक बढ़ा नहीं सका जिसकी जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज होती है, जिस कारण स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और गुप्त वंश का जब पतन होता है तो उस पतन के कारणों में जो पारिवारिक कारण है, वह पारिवारिक कारण इसके पतन के रूप में आगे आता है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें। इसके गुप्त काल का इतिहास इसके आगे की वीडियो में आपको प्राप्त होगा। ये सभी गुप्त काल का प्रथम वीडियो आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी वीडियो डाली जाए आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।